Hello dear students, this is our next lecture of unit 3rd periodic classification of elements. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस के बारे में, आयोनिक रेडियस के बारे में और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के बारे में। ठीक है, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। उनके ट्रेंड भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है या डाउन द ग्रुप किस तरीके से वेरी करेगी, इन ए पीरियड अलोंग द पीरियड किस तरीके से एटॉमिक रेडियस वेरी करेगी, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। क्लियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी बोलो या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आप बोल सकते हो। एंथैल्पी इज सिमिलर फॉर द एनर्जी टर्म। एनर्जी के लिए हम एंथैल्पी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो एक एक करके हम वर्ड समझते हैं। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन। किसी एटम या आयन में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या कहलाता है? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एक प्रकार से एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं किसी एटम में से या किसी आयन में से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। पढ़ते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है या अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जो रिक्वायर्ड है टू रिमूव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ से रिमूव करना है? आइसोलेटेड गैसियस एटम या आयन में से। वो जो एटम या आयन है वो कैसा होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जनरली जो हमें एटम्स मिलते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, कोई मॉलिक्यूल बना करके रखते हैं या फिर कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं हमें, पर हमें वो कैसा चाहिए? फिलहाल आइसोलेटेड फॉर्म में चाहिए। तो अगर पहले वो कंबाइंड फॉर्म में है तो हम उसके बॉन्ड ब्रेक करके उसको आइसोलेटेड फॉर्म में लेकर के आएंगे और वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। तो आइसोलेटेड गैसियस जो वर्ड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इसको नोट करेंगे आप। ठीक है, ये टर्म के बिना ये जो आपकी डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट रहती है, अधूरी रहती है, तो इसको ध्यान से नोट करना है आपने। So, ionization energy, the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom or ion is called as ionization energy or ionization enthalpy. अगर आप इसमें मिनिमम वर्ड भी लगा दें, जैसे अगर आप इस डेफिनेशन को इस तरीके से लिखते हैं, the minimum amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom is known as आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए और जो ये एनर्जी मिनिमम अमाउंट रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ? लेट अस से कि 50 किलो जूल पर मोल किसी की आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब 50 किलो जूल की हम एनर्जी दे रहे हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल रहा है। अगर मैं 50 से कम एनर्जी देता हूँ, 59.5 भी देता हूँ अगर मैं एनर्जी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और अगर मैं क्या कर देता हूँ, उसको 50.5 दे देता हूँ तो अभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। 50 पे निकल रहा है तो 50.5 पे तो बाहर निकलेगा ही। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब क्या है, 49.5 किलो जूल की अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है, और 50 किलो जूल की एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है, तो 50 जूल क्या हुआ? 50 किलो जूल वो कम से कम एनर्जी जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। उसके बाद जितनी ज़्यादा एनर्जी आप दो, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा। 50 किलो जूल पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और एक्स्ट्रा जितनी भी एनर्जी आप दे रहे हो साथ में, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यूटिलाइज हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सो डेफिनेशन आती है आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आप लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन इज कॉल्ड एज द आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, ध्यान से नोट करेंगे। इफ़ द एटम इज न्यूट्रल, अगर एटम स्टार्टिंग में न्यूट्रल है हमारे पास, the above defined ionization energy is called as the first ionization enthalpy। अगर हमारे पास जो एटम है वो न्यूट्रल है तो एक उस न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड मोनोवेलेंट कैटायन
कोई हमारे पास मोनोवेलेंट कैटायन है जैसे Na पॉजिटिव है या Mg पॉजिटिव है या O पॉजिटिव, इस तरीके से है, मतलब आइसोलेटेड और मोनोवेलेंट कैटायन है। मोनोवेलेंट है वो, मोनोवेलेंट का मतलब उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर गया हुआ है। तो उसमें से अगर हमने एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो जो एनर्जी हम उसको देंगे वो एनर्जी क्या कहलाएगी? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या मतलब हुआ? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड मोनोवेलेंट कैटायन इज कॉल्ड एज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. And the next point about ionization energy is that the ionization enthalpy is expressed in units of kilojoule per mole. हम किस यूनिट में इसको एक्सप्रेस करते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी को किलोजूल पर मोल में हम एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब क्या है? एक मोल आइसोलेटेड गैसेस एटम या आयन को में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी वो किलोजूल में हम काउंट करेंगे। ओके, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोजूल पर मोल। ओके, तो कुछ पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आयनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन। एक एटम या आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या कहलाता है? आयनाइजेशन कहलाता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन इज कॉल्ड एज द आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। इफ़ द एटम इज़ न्यूट्रल, अगर एटम न्यूट्रल है तो जो ये डेफिनेशन होगी आयनाइजेशन एनर्जी की उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो। और अगर वो मोनोवेलेंट कैटायन है तो उस टाइम पर अगर उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो वो क्या कहलाएगा? उसकी जो एनर्जी हम उसको देंगे वो कहलाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर वो बाइवेलेंट कैटायन है, बाइवेलेंट का मतलब उस पर दो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे Mg2 पॉजिटिव है और उसमें से फिर एक और इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकालना है तो जो एनर्जी उसको देनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ये कहलाती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। लगातार जो हम आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं स्टेप वाइज, पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, फिर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, फिर थर्ड, इस तरीके से वो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएंगे। ओके, फाइनली द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोजूल पर मोल। अब इसको हम समझते हैं किस तरीके से है, ध्यान देंगे जरा। देखो किस तरीके से हमारे पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है X, हमने कंसीडर किया X, G लिखा हुआ ब्रैकेट में, गैसियस है और आइसोलेटेड है, ये कोई कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, अकेला एटम है। ओके, तो X आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसको हमने कुछ एनर्जी दी और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और ये मोनोवेलेंट कैटायन में कन्वर्ट हो गया X पॉजिटिव में, गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे जो आपको एनर्जी देनी पड़ी है दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हो गया? उसके बाद जो अब ये X पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है, ये मोनोवेलेंट कैटायन है, ठीक है जी। तो मोनोवेलेंट आइसोलेटेड गैसेस कैटायन है, इसको हम एनर्जी देंगे और इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब इसके ऊपर X डबल पॉजिटिव आ जाएगा, X2 पॉजिटिव बनी है गैसियस स्टेट में। अब यहाँ पे जो एनर्जी देनी पड़ी है दिस इज द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे अगर हमें X डबल पॉजिटिव में से 2 पॉजिटिव, यानी कि ये बाइवेलेंट बन गया है अभी, बाइवेलेंट कैटायन, और इसको हम एनर्जी देते हैं और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और ये ट्राइवेलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, X3 पॉजिटिव बन जाता है, तो वो एनर्जी जो कहलाएगी वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ये जो आप होती हैं ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती हैं। क्लियर हो गया? अब इस पॉइंट को ना थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझें। लेटर से हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है, ठीक है। तो मेटल है, इसमें जो एटम्स होंगे आपस में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो पहले तो हमें उन बॉन्ड को ब्रेक करना होगा और उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? और वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये एल्यूमिनियम आ गया अकेला, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो पहले तो हमें इसको क्या है? एनर्जी दे करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम गैसियस में कन्वर्ट करा। यहाँ पे जो एनर्जी देंगे वो सब्लिमेशन एनर्जी आप बोल सकते हो, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में हम कन्वर्ट करें तो ये क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी आप इसको बोल सकते हो। क्लियर? उसके बाद जब ये एल्यूमिनियम आपका आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, एल्यूमिनियम आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। मैंने IE लिख दिया, IE1। IE1 क्या है? ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है
और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम पॉजिटिव में। ठीक है, अब जो ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव बना है ये गैसियस फॉर्म में है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, आप दिखा सकते हो। जो ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव बना है गैसियस फॉर्म में, इसको फिर आप आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव में गैसियस फॉर्म में, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही आप एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव को फिर एक एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, वहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और वो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इनको हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। हाँ जी, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कुछ और पॉइंट हम जान लेते हैं। देखो, द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या कह रहे हैं, जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में। देखो, आपने पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, तो आपको कोई एनर्जी देनी पड़ी जिसको आपने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोल दिया। फिर वो मोनोवेलेंट कैटायन में कन्वर्ट हो गया है, एक पॉजिटिव चार्ज उस पर आ गया, फिर आप उसको एनर्जी दे रहे हैं और फिर उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं और वो बाइवेलेंट कैटायन में कन्वर्ट होगा, 2 पॉजिटिव उसके ऊपर आ जाएगा। तो जो ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये हायर रहेगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से, बिकॉज क्योंकि इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा देन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम। अगर हम देखो, एक तो हम न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, तो डिफ़िकल्टी कहाँ आएगी, जहाँ पे ऑलरेडी कैटायन है वो उसमें से इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकालना है। बिकॉज एक कैटायन, क्योंकि कैटायन का क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से साइज़ कम हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में वो न्यूक्लियस के ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि जो कैटायन होता है उसका साइज़ स्मॉल होता है किसी न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैटायन में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन जितने थे उतने ही रहेंगे, तो कंपैरिजनली प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज़ कम हो जाता है। अब साइज़ कम होने का मतलब क्या है, बाहर वाली शेल जिसमें से इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हो वो न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अब अच्छे से पक्के से होल्ड करके रखेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना अब क्या होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पे एनर्जी क्या लगेगी, अब ज़्यादा लगेगी। क्लियर हो गया? तो एक तो न्यूट्रल एटम में से आपने क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो वहाँ जो एनर्जी देनी पड़ेगी, और एक मोनोवेलेंट कैटायन बन चुका है ऑलरेडी, पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहोगे तो जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी लगेगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना एक मोनोवेलेंट कैटायन में से, क्योंकि कैटायन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होता है न्यूट्रल एटम के कंपेरिजन में। इन द सेम वे, इसी तरीके से जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी सेकंड के कंपैरिजन में, और इसी तरीके से चलता रहेगा। तो नेक्स्ट जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है वो पीछे वाली आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होती है, ज़्यादा रहेगी। क्लियर है? ये जनरल बातें हमने डिस्कस की है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नाउ सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब कुछ फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को। उन फैक्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है यहाँ पे साइज ऑफ द एटम, एटम का साइज। सेकंड फैक्टर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें शील्डिंग इफेक्ट को अलग से पढ़ेंगे और पेनिट्रेशन इफेक्ट को अलग से पढ़ेंगे। और फिर लास्ट फैक्टर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्लियर है? सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। इन फैक्टर्स की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम ज़्यादा कैसे होगी, कैसे वेरी करेगी, वो हम सीख पाएंगे। तो फैक्टर्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो वेरिएशन जो है आप आसानी से समझ पाएंगे। तो फैक्टर समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले साइज़ ऑफ द एटम। अभी हमने कहा कि अगर साइज़ स्मॉल होगा, साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, तो जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, वो न्यूक्लियस के नज़दीक होगी, क्योंकि साइज़ हम स्मॉल बता रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अगर नज़दीक होगी तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फॉर्मली पक्के से होल्ड करके रखेगा, तो उन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी।
क्लियर है। तो जब साइज़ छोटा होगा एटम का तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ज़्यादा लगेगी। और अगर साइज़ ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। मतलब वैलेंस शेल क्या है, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है। और अगर वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर है तो न्यूक्लियस का उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है। क्लियर हो गया। तो अगर साइज़ स्मॉल है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर साइज़ ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्लियर। तो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी एंड साइज़। तो लिखा हुआ है साइज ऑफ एटम में, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम। क्लियर है। अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। अगर साइज बढ़ेगा, साइज मान लो बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर हुआ। और अगर साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन्वर्सली रिलेटेड है, ध्यान रहेगा। क्लियर है। कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके। नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे अफेक्ट करता है। देखो, न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा साइज़ उतना ही स्मॉल होगा, और साइज़ जितना स्मॉल होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसे अभी हम डिस्कस करके आए कि साइज़ और आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। पर हम जानते हैं न्यूक्लियर चार्ज और साइज़ का कैसा रिलेशन है, ये भी इनवर्स रिलेशन ही है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज़ उतना ही कम हो जाएगा। तो हम क्या क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो साइज़ है, एटॉमिक साइज़, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, न्यूक्लियर चार्ज के। मैं यहाँ पे NC लिख रहा हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आप लिख सकते हो, ENC लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा साइज़ उतना ही कम होगा, और साइज़ जितना कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। साइज़ जितना कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी इस तरीके से। तो यहाँ से आप कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी जो है एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो साइज़ ऑटोमेटिकली कम होगा, और साइज़ अगर कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। ओके। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टाइप। शील्डिंग इफेक्ट की हम बात कर लेते हैं। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट हम डिस्कस करके आ चुके हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। और प्रोटेक्ट करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम लगेगी वहाँ पर। क्लियर है। तो शील्डिंग इफेक्ट को अगर हम बात करें, शील्डिंग या पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें, तो जो शील्डिंग या पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होता है, S का, उससे कम P का, उससे कम D का, और सबसे कम होता है बेटा F का। S सब शेल जो है न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगी, P थोड़ा सा दूर, D थोड़ा और दूर, F जो है सबसे दूर रहेगी। तो S वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। S वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा शील्ड करेंगे, ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है S का। समझ आ गई बात। तो S का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन S सब शेल में प्रेजेंट हुआ तो ये न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, और उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन P सब शेल में हुआ तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा कंपैरिजन, S के कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए S के कंपैरिजन में आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। इसी तरीके के से हम कह सकते हैं F में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम लगेगी। क्लियर। क्योंकि ये F का क्या है, पुअर पेनिट्रेशन इफेक्ट है। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, टू गो इनटू द डीप, किसी चीज़ की गहराई में जाना, डीप करना। ठीक है। तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेट करना, पेनिट्रेशन। क्लियर। तो S सब शेल न्यूक्लियस के नज़दीक है। अब न्यूक्लियस बिल्कुल कोर में होता है,
तो एस हम कहेंगे एस सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है इसका। क्लियर? तो एस का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है, उससे कम पी का है, उससे कम डी का है और उससे कम एफ का है। अब जिसका जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्लियर है? इस तरीके से आपने इसको समझना है। नेक्स्ट फैक्टर की तरफ हम थोड़ा सा मूव करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, जितनी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी भी वहाँ पर ज़्यादा लगेगी। एग्जाम्पल के लिए जो नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज में पोजेस वेरी हाई वैल्यू, या पासिस लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे, ठीक करेंगे, पोजेस आएगा यहाँ पे POSSESS पोजेस। जो नोबल गैसेज होती हैं पोजेस वेरी हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है ड्यू टू स्टेबल ऑक्टेट कन्फिगरेशन। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है फुलफिल्ड होती है। अगर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं ना गेन करना चाहते हैं, तो अगर हम फिर भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे इनमें से तो हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हम बात करें, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। इससे कम कौन सी होगी? हाफ फिल्ड होगी। कौन सी होगी? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और हाफ फील्ड में से निकालना है तब भी ज़्यादा, क्योंकि दोनों स्टेबल स्टेट में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फुल फील्ड में लगेगी, उससे कम हाफ फील्ड में, और सबसे कम कहाँ लगेगी? जो रैंडमली फील्ड है। ओके, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। तो इसको लेकर के हम एक क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं हल्का सा। जैसे कि मैं आपको कहूँ, हाँ जी देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि एक तो मेरे पास क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, और एक मेरे पास जो है ना ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। एक नाइट्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। इनमें से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, उसकी अगर हम बात करें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो तो वो आती है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। और ऑक्सीजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो तो वो आएगी 1s2 2s2 2p4। देखो पी में जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी पी में यहाँ पे 3 आ गए हैं, 3 आ गए, 6 आ सकते हैं, 3 आ गए, मतलब ये हाफ फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड कन्फिगरेशन है, और ये हाफ फील्ड नहीं है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, क्योंकि ये हाफ फील्ड कन्फिगरेशन है, स्टेबल कन्फिगरेशन है। तो इसकी फर्स्ट आयनेशन, नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आपने इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन के आंसर करने। क्लियर? फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।